नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभा सिंह, सहायक आचार्य इतिहास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 1858 के बाद अंग्रेजी नीतियां एवं प्रशासनिक परिवर्तन। इसका जो प्रथम भाग था हम पिछली बार अध्ययन कर चुके हैं और इसका आज हम सेकंड पार्ट जो है वो अध्ययन करेंगे। इस सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे कि लोकल जो बॉडीज उनके लिए जो अंग्रेज हैं उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए। 1861 में वैधानिक तथा वित्तीय विकेंद्रीकरण की जो नीति अपनाई गई थी उससे यह संभव हुआ कि नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों के रूप में स्वायत्त शासन का विकास हुआ। नगर पालिकाओं की आवश्यकता को स्वीकार किया गया और इसी के फलस्वरूप सबसे पहले 1864 तथा 1868 में बंगाल में, 1865 में मद्रास में, 1867 में पंजाब में तथा आधुनिक उत्तर प्रदेश, जिसे तब संयुक्त प्रांत कहते थे, 1868 में अधिनियम पारित कर उसके लिए नगर पालिकाएं बनाई गई। लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीतियों के फलस्वरूप इन नगर पालिकाओं को वित्तीय स्वावलंबन की ओर ले जाने हेतु नगर पालिकाओं को कई कर लगाने की अनुमति दी गई। इस प्रकार नए नगर पालिका अधिनियम पारित किए गए। मद्रास के लिए 1871 में, बंबई, बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत, पंजाब तथा मध्य प्रांतों के लिए 1873 में तथा बर्मा, जो उस समय भारत का भाग था, के लिए 1874 में अधिनियम बने। इन अधिनियमों से नगर पालिकाओं की उपयोगिता बढ़ी तथा इसमें चुनाव प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया। चुनाव प्रक्रिया कई क्षेत्रों में लागू नहीं की गई। यह लॉर्ड रिपन की सरकार थी जिसने 1881 में एक नया अधिनियम पारित किया और उसके अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन के नियम का विस्तार किया गया। अगला 1883-84 में एक अन्य अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं के संविधान, शक्तियों तथा कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किए गए। अब नगर पालिकाओं में साधारण नागरिकों को भी प्रधान बनने की अनुमति थी, जबकि इससे पूर्व केवल कार्यकारी अधिकारियों को ही यह अधिकार था। 1958 में एक पुनर्गठन आयोग द्वारा यह निश्चित किया गया कि जिला बोर्ड, अधीनस्थ जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायतों का भी विकास किया जाएगा। 1918 की मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट ने यह सुझाव दिया कि यथासंभव स्थानीय निकायों में पूर्ण लोकप्रिय नियंत्रण होना चाहिए तथा बाह्य नियंत्रण से उन्हें अधिकाधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ और इनका विकास हुआ आगे। परंतु स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के विकास में सबसे बड़ी रुकावट थी अंग्रेज नौकरशाही, जो भारतीयों को अपने मामलों की देखरेख करने की क्षमता में विश्वास नहीं करती थी तथा जातीय भेदभाव की नीति अपनाती थी। इसी संबंध में यह स्मरणीय है कि लॉर्ड कर्जन की सरकार ने 1899 में कलकत्ता नियम अधिनियम पारित किया, जिससे कलकत्ता निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। यहाँ तक कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या तक भी स्थानीय निकाय एक सरकारी विभाग के रूप में अधिक तथा स्थानीय निकायों के रूप में कम कार्य करते। अगला जो क्षेत्र है जिसमें अंग्रेजों ने परिवर्तन किया वो है सिविल सर्विसेज। लॉर्ड कॉर्नवालिस में भारत में ऊंचे पदों पर यूरोपियों की नियुक्तियां करनी प्रारंभ कर दी गई और 1853 में अंग्रेजी संसद में ICS में भर्ती होने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ की, जिसमें भारतीयों को बैठने की अनुमति थी, परंतु विभिन्न कारणों से इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। ये कारण क्या क्या थे? ये कारण थे, पहला, परीक्षा केंद्र जो था वो केवल लंदन में ही था, भारत में कहीं नहीं था। इससे जो भारत में रहने वाले थे उनको
वहां तक देने जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था और यह जो मौका था वो बहुत कम भारतीयों को ही मिल पाता था। दूसरा है, पाठ्यक्रम ऐसा था जो केवल अंग्रेजी विद्यार्थियों के अनुकूल थी। यूनानी, लितानी, अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञान पर ही ज़्यादा बल था, यानी जो लोकल लैंग्वेजेस थी उन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया था। तीसरा है, परीक्षार्थियों की अधिकतम आयु 23 वर्ष से घटाकर 1860 में 22 वर्ष, फिर पीछे 19 वर्ष कर दी गई। इस आयु के विद्यार्थियों को भारतीय माता पिता प्राय विदेश भेजने को नहीं चाहते थे। बहुत से आंदोलन के उपरांत ही 1906 में यह सीमा 22 तथा 24 वर्ष के बीच निश्चित कर दी गई थी। न केवल ऊंचे पद भारतीयों के लिए बंद थे, अपितु नीचे के पदों पर भी भारतीयों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। भारतीय रियासतों से संबंध। अन्य जागीरदारों की भांति कई भारतीय रियासतों ने भी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ निभाया था। 1857 के उपरांत ही इंग्लैंड तथा भारतीय सरकारों ने इन भारतीय रियासतों तथा जमींदारों को ऐसा निहित स्वार्थ वाला दल मान लिया जिन्हें भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने से लाभ था। अतएव यह एक ऐसा तत्व बन गया जो अंग्रेजी क्राउन का प्रमुख सहारा था। इसके लिए साम्राज्य की 1858 की घोषणा में उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती हैं। राजाओं को कुप्रशासन के लिए दंडित तो किया जाए, परंतु प्रदेश विलय न किए जाएं। इसी के उदाहरण स्वरूप 1874 में बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ पर कुप्रशासन तथा अंग्रेजी रेजिडेंट को विष देने के प्रयत्न का दोष लगाया गया तथा एक बनावटी अभियोग चलाकर सिंहासन से तो उतार दिया, परंतु राज्य का विलय नहीं किया गया। अगला है, लॉर्ड केनिंग ने 1862 में स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अंग्रेजी क्राउन भारत में सर्वोच्च शासक के रूप में विराजमान होगा। हिंदू तथा मुस्लिम राजाओं और नवाबों को पुत्र गोद लेने की अनुमति दे दी और इस हेतु उन्हें सनद अथवा मानपत्र भी प्रदान किया गया। 1876 में ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स नाम का एक अधिनियम पारित किया, जिसमें साम्राज्ञी विक्टोरिया ने भारत में समस्त ब्रिटिश प्रदेशों तथा देशी रियासतों समेत भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण कर ली। धन्यवाद।